पिछले एक महीने से भारतीय फ़ौज जो है वो हुर्रियत पसंदों को तलाश कर रही है। उनके अब तक मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 15 से ज़्यादा जो सोल्जर हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक मेजर है जिसने खुदकशी कर ली। अलहदगी पसंद से मुराद ये है कि जो चाहते हैं कि कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, भारत ही की माँ पर जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब वो उनका मुतालबा ये है कि ये 12 सीटें ख़त्म की जाएँ। कैसे ख़त्म कर दी है? वो 4 का टोला जो है वो अखबारों में उनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, जिन्होंने वहाँ पर खून बहाया है, जिन्होंने बाकायदा जो है अमन को सैबोटेज किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी एक बार फिर से बहस का मरकज़ बन गई। जिस तरीके से इस वक्त आज़ाद कश्मीर की संगीन सूरत हाल है और जो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है, आखिरकार इस जारी एहतजाज का असल मकसद क्या है और सबसे अहम सवाल कि इस तमाम तर मामले से किस को फ़ायदा हो रहा है और नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े कई सवालात खड़े हो रहे हैं, जिन पर आज जवाबात जानने के लिए ये पॉडकास्ट किया जा रहा है। और आज के पॉडकास्ट में हम आपको तमाम तर हकीकी और ज़मीनी सूरत हाल से आगाह करेंगे और इन अहम सवालों का जवाबात हासिल करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, जॉइंट एक्शन कमेटी इसकी बुनियाद रखी गई जिसमें ये चीज़ वाज़िया की जा रही थी कि ये अवामी मसाइल के लिए बनाई गई है, तो कौन से मसाइल थे और क्या उन मसाइल को हल करने में ये कमेटी कामयाब हो पाई है? देखिए, जिस वक्त ये कमेटी सामने आई गुज़श्ता वर्ष, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोई मुतालबात जो थे वो महंगाई के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से थे। चलें, ठीक है। उसमें फिर उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए और कामयाबी से हर चीज़ जो है वो तय पा गई और मसाइल हल हो गए। अच्छा, उस वक्त उस कमेटी में मकामी जो ताजर थे उनके नुमाइंदे भी शामिल थे और दीगर तबकात के सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब जो ये कमेटी सामने आई है, इसमें मकामी ना तो ताजर नुमाइंदे हैं, ना ही सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, और ये खालिस्तन एक ख़ास एजेंडे की बुनियाद पर जो है उनकी तरफ से एहतजाज शुरू कराया गया। और उस एहतजाज की इब्तदा जो है वो एक मुसल्लह और पुरतशद्दद जो है तरीक़ाकार से की गई, जो कि किसी भी रियासत में कोई भी रियासत जो है उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होती और उसको हर जगह पे, हर सतह पे, हर मुल्क में आनी हाथों से ही निपटा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये हो गया है कि उनकी तरफ से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं उनमें से बेशतर मुतालबात ऐसे हैं कि जिसमें उन पर अमल के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, पार्लियामेंट की तरमीम की ज़रूरत है। और लेकिन वो एहतजाज जो है वो उन्होंने इस अंदाज से किया है कि वो जो मुतालबात जो हैं वो साफ दिखाई देता है कि ये सारे मुतालबात एक ख़ास एजेंडे के तहत जो है वो सामने किए गए हैं। दर पर्दा उनके मकासद जो हैं वो कश्मीर में एक बदअमनी फैलाकर दुनिया को बावर कराना है कि सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं, यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल अबतर है। अब अगर आप हक़ाइक़ की तरफ जाएँ, हक़ाइक़ ये हैं कि कश्मीर के अंदर उनके राजौरी सेक्टर में पिछले एक महीने से भारतीय फ़ौज जो है वो हुर्रियत पसंदों को तलाश कर रही है, लेकिन उनको उनकी तलाश नहीं हो रही, वो नहीं मिल रहे। और इस अरसे में उनके अब तक मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 15 से ज़्यादा जो सोल्जर हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक मेजर है जिसने खुदकशी कर ली। अब सूरत हाल ये है कि वो मायूसी है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव है कि पता नहीं किसको तवक्कुआ है, वालों को तो सायों को तलाश कर रहे हैं, किसको तलाश कर रहे हैं। इसी की आड़ में उन्होंने एक और ड्रामा किया हुआ है वहाँ नाजायज़ काबिज़ भारतीय फ़ौज ने, कि उन्होंने वहाँ बाकायदा एक हर ज़िले में घर घर तलाशी का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये तवील अरसे के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, आज तकरीबन कोई 8-10 साल के बाद। उस 8-10 साल पहले भी उनका तरीक़ाकार यही होता था कि वो घर घर तलाशी लेते, उस तलाशी के दौरान वो लूट मार भी करते, उस तलाशी के दौरान वो ख़वातीन के साथ दस्तराजी भी करते। और यहाँ तक जो है हक़ाइक़ हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि अगर किसी अफसर को कोई कश्मीरी खातून पसंद आ जाती तो वो उसको कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा कर साथ ले जाते और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते, और उसके ऊपर अगर कोई प्रोटेस्ट होता तो उस प्रोटेस्ट को जो है वो फिर इंडिया के ख़िलाफ़ बगावत करार देकर उनके ख़ानदान के लोगों को भी मारने से भी गुरेज नहीं करते थे। फिर ये होता कि इसी चीज़ को उन्होंने एक बाकायदा कमाई का वहाँ के जो फ़ौजी थे भारतीय,
انہوں نے ذریعہ بنا لیا. وہ یہ کرتے کہ باقاعدہ وہاں کے بچوں کو, نوجوانوں کو جب گرفتار کر کے لے جاتے, ان کی گرفتاری جو ہے رپورٹ نہیں کی جاتی تھی, پھر ان پر تشدد کیا جاتا, اور تشدد اس انداز سے کیا جاتا کہ ان کی جو چیخیں ہیں وہ اسپیکروں کے ذریعے وہاں کے عوام کو سنوائے جاتے, اور یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا. اس کے بعد پھر پیسے لیتے, اور پیسے لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیتے. وہ پیسے جو ہے اس میں پھر سے پیسے ہی شامل نہیں تھے, اس میں خواتین بھی بقور قیمت وہ وصول کرتے. اور باقی آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اس وقت یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ہیں کہاں, وہ تو سامنے ہی نہیں ہے. تو کس خفیہ مقام سے جو ہے یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہیں. پھر ایک نہیں بہت ساری آڈیوز لیک ہو چکی ہیں, اور وہاں پر باقاعدہ کنورسیشن جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے, کیا لائن آف کنٹرول کے پار سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب آپ آج کل کا جو سسٹم ہے ٹیکنالوجی کا, اگر وہاں سے جو انڈیا کے قبضے میں جو کشمیر ہے وہاں سے بھی اگر کوئی موبائل فون لے کر آ جائے آزاد کشمیر میں, تو وہاں سے اس کے جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ آرام سے وہ گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہی صورتحال ہے. اگر یہاں سے کوئی فرار ہو کر مقبوضہ کشمیر میں چلا جائے اور وہیں سے بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اکسائے تشدد کی طرف, تو اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے ہیں وہ وہاں کے عوام ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی تعلیم جو ہے اس کا حرج ہو رہا ہے, ان کی صحت کا حرج ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ بڑھ کر خوف و ہراس ہے. اب ایسے کون سے ان کے مطالبات ہیں جس کو منوانے کے لیے یہ بچوں کا استعمال کر رہے ہیں, خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کی جو معاشی اور سماجی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ بڑا خراب کیا ہوا ہے. تو یہ ہر ایک عام شہری اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار اتنے سارے مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود یہ کس سمت میں چل رہے ہیں. دیکھیے ان کا بنیادی ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ بہت سارے وہاں جو کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ وہاں سے پاکستان کے دیگر حصوں میں جا کر سیٹل ہو گئے ہیں, وہ کشمیری, اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اور باقاعدہ آئینی طور پر 12 سیٹیں ہیں جو رکھی گئی ہیں جو مہاجرین کشمیری, مطلب آزاد کشمیر چھوڑ کر اور مختلف علاقوں میں جا کر بسے ہیں. وہ جو وہاں سے شفٹ ہونے والوں میں کچھ باہر بھی چلے گئے. ہوا یہ تھا کہ وہاں جس وقت ڈیم بنائے گئے تو اس میں بہت سارا علاقہ جو ہے وہ چونکہ وہ ان کی ڈیم کی جھیل میں آ گیا, ان لوگوں کو پیسے دیے گئے, اور انہوں نے جو پیسے لے کر تو کسی نے پنجاب میں, کسی نے سندھ میں, کسی نے بلوچستان میں جو ہے وہاں جا کر آباد ہوئے, اور وہاں انہوں نے اپنے کاروبار کی اور سیٹل ہو گئے. اور ان کے لیے باقاعدہ آئین کے اندر جو ہے وہ ایک طے شدہ اصول شک کے تحت جو ہے یہ 12 سیٹیں ان کشمیریوں کے لیے مختص کی گئیں. اب وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں. کیسے ختم کر دی ہے؟ وہ اس طریقے سے زبانی کلامی تو ختم نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو پارلیمنٹ میں ایک آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ کیا ان کا ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاکستانی جو اوورسیز ہیں کیا ووٹ نہیں ڈالتے پاکستان میں جب انتخابات ہوتے ہیں؟ وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں. تو کیا امریکہ کے جو وہ تارکین وطن ہیں جو دیگر ملکوں میں جا کے رہتے ہیں, یا وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں, یا وہ کسی اور ملک میں ویسے ہی آباد ہیں, تو کیا امریکہ میں وہ ووٹ نہیں ڈالتے؟ ان کا بھی ووٹ, پوری دنیا میں یہ طریقہ کار موجود ہے, اور ہر سطح پر جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں قرار دیا جاتا. لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ جس وقت یہ 12 نمائندے نہیں ہوں گے کشمیری جو کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں آباد ہیں, تو پھر وہاں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو علیحدگی پسند جو یہ چاہتے ہیں, علیحدگی پسند سے مراد یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان سے الگ کر دیا جائے یا پاکستان کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور وہ ایک ایسا طریقہ, ایسا مطالبہ ہے جس پر عمل جو ہے ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو مطالبہ ہے وہ وہی ہے جو کہ باقاعدہ خارجی جو ہیں, فتنۃ الخوارج جو ہیں, وہ ہمارے قبائلی اضلاع ہے جو افغانستان کے ساتھ ملحقہ ہیں KPK کے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں سے جتنی پاکستان کی فوج ہے وہ یہاں سے ہٹا دی جائے. بھئی کمال کر رہے ہیں, وہاں سے کیسے ہٹا دی جائے؟ وہ دندناتے ہوئے جو افغانی ہیں وہ اندر گھسیں اور جو مرضیاں کرتے رہیں, پاکستانی شہریوں کو ماریں, قتل کریں, ڈکیتیاں کریں اور جو مرضیاں کریں, یا وہاں قابض ہونے کی کوشش کریں, تو وہاں پر کوئی فوج نہیں ہونی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خاص طور پر ایک بھارتی ایجنڈا ہے, بھارت ہی کی ماں پر جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اور اس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ جو ہے وہ پوری طریقے سے ملوث ہے, اور اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. اور یہ رپورٹس جو ہے یہ باقاعدہ ہر سطح پہ آ رہی ہیں. املاک کو نقصان پہنچایا ہے, کسی دکان کو آگ لگائی ہے, کسی کو گاڑی کو آگ لگائی ہے, تو کیا انہیں چھوڑ دیا جائے؟
ये भी तो नहीं हो सकता। सर वो कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इससे भरपूर तरीके से सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो अब ये इस वक्त तमाम तर जो बहरान की सूरत हाल है, इस तमाम तर मामले के अंदर रियासत को कौन सा ऐसा पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे ये तमाम तर मामलात हल होने की तरफ जाएं? देखिए बात यह है कि वो जिस शरारत पर वो 4 का टोला है, वो 4 का टोला जो है वो अखबारों में उनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, रूपोश भी हैं, रूपोश है ना वो, ठीक है ना जी। तो उनके लिए तो आप जो मर्जी मराद कर दें। अब ये क्या हो सकता है, आप उनके लिए सोने की सड़क तो बनाने से रहे, ठीक है, उनके लिए दूध की नहरें तो निकालने से रहे। और फिर दूसरा ये है कि उनके सारे के सारे मुतालबात जो हैं वो एक शरारत की बुनियाद पर हैं और इसका कोई हल नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि अगर कोई जो है वो है ना, वो एक सास बहू का, कि वो सास अपनी बहू से हर वक्त किसी न किसी सूरत में नाराज़ रहती थी और हालत ये होती थी वो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हुआ भाई, तो साफ से आटा गूंदेगी तो हिलेगी। मतलब इस तरह के जो मुतालबे हैं या नफ़रत का इजहार है या सारा कुछ है, वो तो एक एजेंडे का हिस्सा है ना, उसका कोई हल नहीं है। हाँ, इसका सख्ती से जो है ये जो शरारती लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर खून बहाया है, जिन्होंने बाकायदा जो है अमन को सैबोटेज किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, किसी भी तहरीक की पहचान और उसकी बुनियाद उसके बयानिए और उसके मकासद पर रखी जाती है। जॉइंट एक्शन कमेटी जिसका बयानिया पहले ये बनाया गया कि आवाम के मसाइल को उजागर करेगी और जिस तरीके से अब एक आज़ाद कश्मीर के अंदर जलाओ घिराव किया गया और नफ़रत अंगेज़ बयान सामने रखे गए और जिस तरीके से इनकी तमाम तर जो काबीना है वो नफ़रत अंगेज़ी फैलाने में अव्वलीन तरजीह पर दिखाई दे रही है, और इसी के साथ साथ जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को मज़ीद संगीन से संगीन तर बनाया जा रहा है, तो ऐसे में चाहिए कि ये तमाम तर मामलात को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि वहाँ की आवाम मुश्किलात से दो चार ना हो सके। इस तमाम तर मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।